अगला इसी मृदा का भाग है। ह्यूमस कहते हैं कि आधुनिक खेती में पीड़कनाशकों तथा और उर्वरकों का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है, जो लंबे समय तक इन पदार्थों का उपयोग करने से मृदा के सूक्ष्म जीव को मार देता है, मृत कर देता है और मृदा की संरचना को नष्ट कर सकते हैं, जो कि मृदा के पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। ह्यूमस ने क्या कहा है कि मृदा को बनाने के समय भूमि में स्थित केंचुओं को भी ये समाप्त कर देते हैं। अगर संपूर्ण से खेती नहीं की जा सके, उपजाऊ मृदा जल्द बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। तो इस घटना से ये घटना और हानिकारक पदार्थों से मृदा को मिलना, जो भी उर्वरता को प्रभावित करते हैं, उनमें जैविक विविधता को नष्ट कर देते, इसे हम भूमि प्रदूषण कहते हैं। ये एक स्थान पर दिखते हैं और लंबे समय अंतराल के पश्चात निर्मित होते हैं। यद्यपि कुछ मृदा को एक स्थान पर निर्मित करने वाले कुछ कारक इसे किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देते हैं, तो इसका उत्तरदायी भी मृदा होती है। मृदा के महीन कण प्रवाहित वायु या जल के साथ भी स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार से इनमें कई कणों में स्थानांतरित कठोर पदार्थ बाहर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया में संपदा को हानि होती है। और ये जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ये मृदा के कटाव को रोकते हैं। पौधों की जड़ें मृदा के अपवर्तन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है जैव रासायनिक चक्र, जिसमें जलीय चक्र होता है। जलीय चक्र तो आपने देखा है, जल वाष्प क्रिया 6 से पढ़ते आ रहे हैं। जलाशयों के जल के बाष्पीकरण और संघनन के बाद वर्षा कैसे होती है, लेकिन हमने समुद्रों और महासागरों को सूखते कभी नहीं देखा है, क्योंकि समुद्र और महासागरों के जलाशय में बहुत विशाल जलाशय हैं, इनमें पानी वापस आ जाता है। ये पूरी प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प के रूप में बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, जलीय चक्र कहते हैं। यह जल उतना ही आसान और सरल नहीं है जैसा कि वक्तव्य में से प्रतीत होता है। वह सारा जल जो पृथ्वी पर गिरता है वो तुरंत समुद्र में नहीं जाता। इनमें से कुछ मृदा के अंदर चला जाता है और कुछ भूजल का हिस्सा बन जाता है। कुछ भूजल झरनों के द्वारा सतह पर आता है और हम अपने व्यवहार के लिए नलकूपों की मदद से सतह पर लाते हैं। जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में स्थलीय जीव जंतु और पौधे जल का उपयोग करते हैं। जिससे क्या होता है, जलीय चक्र होता है और ये अन्य पहलुओं पर विचार करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि गर्मी के मौसम में जलाशयों में से पानी वाष्प के रूप में जाता है आसमानों में, ऊपर जाकर ठंडा होता है, ठंडा होने के संघनित होता है। जब संघनन होने के बाद वर्षा के रूप में वापस सतह पर आता है तो उसमें जो पदार्थ हैं घुलने वाले वो घुल जाते हैं खनिजों से होकर। वो जब जल गुजरता है तब इनमें से कुछ खनिज जल में घुल जाते हैं और कुछ नदी में रह जाते हैं। अगला है नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल का 78% नाइट्रोजन गैस है। यह गैस जीवन के लिए आवश्यक बहुत सारे अणुओं का भाग है, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए और कुछ विटामिन्स। दूसरे जैविक यौगिकों में पाया जाए, जैसे कि एल्केलाइट, यूरिया। इसलिए नाइट्रोजन सभी प्रकार के जीवों के लिए एक आवश्यक पोषक है। सभी जीवों द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस के अप्रत्यक्ष उपयोग से जीवन को सरल बनाया जाता है। यद्यपि कुछ प्रकार के बैक्टीरिया को छोड़कर, कुछ प्रकार के जो बैक्टीरिया विशेष प्रकार के उनको छोड़कर, जो कि निष्क्रिय रूप से नाइट्रोजन परमाणुओं को नाइट्रस
या नाइट्राइट जैसे दूसरे आवश्यक अणुओं में बदलने में सक्षम होते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए बैक्टीरिया स्वतंत्र रूप से होते हैं जो द्विबीजपत्री पौधों के साथ क्रिया करते हैं। ये नाइट्रोजन के स्थिर करने वाले बैक्टीरिया फलीदार पौधों को संरचनात्मक मूल ग्रंथियों में पाए जाते हैं। इनमें कुछ बैक्टीरिया के अलावा नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रस और नाइट्राइट्स होते हैं जो ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक या नाइट्रस अम्ल बनाते हैं। जिसके द्वारा जंतु और पौधों की मृत्यु हो जाती है। मिट्टी में मौजूद अन्य बैक्टीरिया विभिन्न प्रकार के यौगिक इससे नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्राइट्स को में बदल देते हैं। इसी प्रकार से कार्बन चक्र है। कार्बन क्या है? कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह मूल रूप से हीरा और ग्रेफाइट में पाया जाता है, जबकि यौगिक रूप में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट होता है, हाइड्रोकार्बोनेट पाया जाता है, जबकि सभी जीव रूपी कार्बन आधारित अणु जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा है, न्यूक्लिक अम्ल है, विटामिन हैं, इनमें सब में आधारित होते हैं। बहुत सारे जंतुओं की बाहरी और भीतरी कंकाल भी कार्बोनेट लवणों से बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी कार्बन का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो क्लोरोफिल होता है। इस मूल क्रिया को द्वारा कार्बन जीवन के लिए विभिन्न प्रकार से सम्मिश्रित होता है, जो ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज अणुओं में दूसरे पदार्थों में बदल जाते हैं। इस प्रकार से जैविक क्रिया भी प्रभावित और ऊर्जा प्रदान होती रहती है। अगला ग्रीन हाउस प्रभाव, ये ठंडे प्रदेशों में होता है। ठंडे प्रदेशों में होता है शीशे के समान। शीशे द्वारा ऊष्मा को रोकने के कारण शीशे के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफ़ी अधिक होता है। ठंडे मौसम में उष्णकटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए इस प्रकार के एक आवरण बनाते हैं, और इस आवरण में प्रक्रिया क्या होती है, जैसे ही सूर्य निकलता है तो जो अंदर का जो सूर्य के कारण जो गर्मी अंदर होती है वो अंदर रहती है, इससे बाहर नहीं जाती है। कुछ गैसें पृथ्वी की ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल में बाहर जाने से रोकती हैं, जिससे वायुमंडल में विद्यमान इस प्रकार की सभी प्रकार की गैसें औसतन तापमान बढ़ा सकती है, जिसको हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड कारण होता है। अगला ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र एक बहुत बड़ी आवश्यक मात्रा में पाया तत्व है। इसकी मात्रा मूल रूप से वायुमंडल में 21% है। यह बड़े पैमाने पर पृथ्वी के पटल पर यौगिक के रूप में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। सिलिकॉन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, नाइट्रोजन है। कुछ अन्य खनिजों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, वसा, लिपिड, इन सभी प्रकार पे पाई जाती है, जिसको ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। ये 3 प्रक्रिया में होता है, जिसके नाम श्वसन, दहन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। वायुमंडल में ऑक्सीजन में केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया जिसमें है, जिसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा लौटती तो है। इस प्रकार से प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र रूपरेखा बनता रहता है। अगला है ओजोन परत। ओजोन परत क्या है? ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनने वाला ओजोन है। यह द्विपारमाणविक अणु है। ऑक्सीजन के सामान्य द्विपरमाणु अणु के विपरीत ओजोन विषैला होता है। हम भाग्यशाली हैं कि ओजोन पृथ्वी सतह से लग के नज़दीक स्थित नहीं रह पाता। यह सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों को अवशोषित कर लेता है और इस प्रकार उन हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी सतह से पहुंचने में रोकता है। लेकिन जो कई जीव रूपियों को हानि पहुंचा सकते हैं, हाल ही में यह पता चला है कि ओजोन परत का एक ह्रास अवक्षय हुआ है, जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार की यौगिक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में स्थित अवस्था में उपस्थित है। क्लोरोफ्लोरो फ्लोरीन युक्त कार्बन के यौगिक ये बहुत स्थायी होते हैं तथा किसी जैव प्रक्रिया के द्वारा विघटित तो नहीं होते हैं। ये एक बार जब ये ओजोन परत पर समीप पहुंच जाते हैं तो वे ओजोन के अणुओं को प्रतिक्रिया करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ओजोन परत की कमी आई गई है। ये 3 चित्र दिए गए हैं, इनमें ओजोन परत का ह्रास बताया गया। अक्टूबर 1980 में कितना था, 95 में कितना है और 90 में कितना है। ये कहाँ बताया गया है? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत की छिद्र पाई गई, जिसका नाम है मैजेंटा रंग में दिया गया है। ठीक है,
इस प्रकार से आपका ये पार्ट 14 ख़त्म होता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हैं जिनको